बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक। नाचीज़ खाकसार आज के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आज बात करेंगे नस्ला टावर के हवाले से, और काफ़ी अरसा हो गया इस पर हमने बात नहीं की क्योंकि हम इस केस को फॉलो कर रहे थे। अब जब भी हमने इस पर बात करने का आगाज़ किया था, मुझे याद है, तो सब एक बात किया करते थे कि सरकारी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई कब की जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आज पॉइंट है। हमेशा से यही बात की गई, कोर्ट की तरफ से भी डिसीजंस आते रहे। पहले जिम्मेदारों को कहा गया कि जी आप इनकी रकम वापस करें, बिल्डर्स को कहा गया रकम वापस करें, खासतौर पे जितने भी वो लोग थे जिन्होंने फ्लैट खरीदे हुए थे, जिनके साथ ये पूरा एक जुल्म कह लीजिए, ज्यादती कह लीजिए, जिनके साथ धोखा कह लीजिए ये हुआ, उनके बारे में कहा गया कि इनको आप फ्लैट वापस कर दें, लेकिन फ्लैट की रकम वापस कर दें। लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद उनको निकाल दिया गया, बिल्डर ने पैसे वापस नहीं किए और नस्ला टावर जो है वो ऑलमोस्ट गिरा दिया गया। और ये 7 दिन के अंदर फिर एक और नोटिफिकेशन आएगी जिसको गिराया जाए कोर्ट की जानिब से। अब यहाँ पे सवाल ही पैदा होता है कि क्या जो मुजरिमान हैं उनको सजा मिल पाएगी। तो इस हवाले से हुआ यह है कि कोर्ट ने फिर इस बारे में भी कहा जी कि वो जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको जरा पकड़ा जाए। तो उनकी पकड़ दकड़ का अमल जो है वो 2 दिन से उसका आगाज हो चुका है। उसमें सरफहरिस्त तकरीबन पुलिस के मुताबिक SBCA की जानिब से तकरीबन 30 अफराद की लिस्ट दी गई है। उनमें सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट नाम है वो है सफदर मक्सी। सफदर मक्सी साहब जो है वो कहा जा रहा है जी कि वो जब नस्ला टावर बनाया जा रहा था तो उस वक्त असिस्टेंट डायरेक्टर थे, और उसी के साथ साथ जो कादिर काका जो है उसने मक्सी को ग्रेड 21 में तैनात किया था बाद में, और पूरे एक सिलसिला। लेकिन उनके घर पे छापा मारा गया, वो नहीं मिले। बाकी भी जितने लोग हैं 30 के 30 लोग, उनमें से कोई भी नहीं मिला। ये तो खैर इत्तेफाक की बात है, लेकिन अभी 2 दिन हुए, शायद वो आई थिंक छुप गए होंगे, या शायद अभी पुलिस और सर्च अपनी बढ़ाएगी उसकी कार्रवाई, तो पकड़े जा सकते हैं। लेकिन एक अच्छा इनिशिएटिव ये हुआ कि नजर आ रहा है कि पकड़ने की कोशिश की जा रही है सबको, और कोर्ट की तरफ से भी इसका इंदिया दिया गया कि जिम्मेदारान को नहीं छोड़ा जाएगा। अब आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस हवाले से कि क्या ये अच्छा इनिशिएटिव है। इस हवाले से आपको पता है लास्ट टाइम ताज हैदर साहब हमारे साथ थे, सेनेटर पीपल्स पार्टी के, वो इस पे बात कर रहे थे। दानिश भाई थे हमारे साथ आबाद से। तो आज भी मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे साथ साथ, और उनसे मैं इस बारे में जानने की कोशिश करूंगा। फहीम जमान खान साहब साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची रह चुके हैं, उनको आज हमने कोशिश की है मधु करें, वो अभी कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे। और इसी के साथ साथ उजैर साहब, बैरिस्टर उजैर साहब, और वो भी ज्वाइन करेंगे। वो इस हवाले से बात करेंगे कि उनके हिसाब से कानूनी पहलू में और मजीद क्या क्या होना बाकी है और किस तरह से इस मसले को आगे लेकर जाया जाना था। कुछ और भी साथ पहलू है, कुछ मसाजिद का जो तारिक रोड पे नाजायज बनाई गई जिसकी कोई अप्रूवल नहीं थी, उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने, मुअज़्ज़ज़ अदालत ने कुछ बात की है, उस पर भी हम बात कर लेंगे, उनसे कानूनी पहलू देख लेंगे। इसी के साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे राहिल रिंच साहब, जो कि मुझे बताया जा रहा है कि ज्वाइन कर चुके हैं। राहिल रिंच साहब बहुत बड़े माशाल्लाह बिल्डर हैं और एक बहुत प्रोमिनेंट नाम है खासतौर पे आबाद के हवाले से, और उनकी कमेटी के मेंबर भी हैं जो कि KMC के साथ जो है वो जिसका ताल्लुक जो कन्वीनर थे। तो मैं उनको सबसे पहले वेलकम करूंगा। अस्सलाम वालेकुम राहिल भाई। वालेकुम सलाम। राहिल भाई बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। यकीनी तौर पे आप काफ़ी नॉलेज रखते हैं। आपने जब मेरी आपसे बात हो रही थी ऑफ द कैमरा तो आप बता रहे थे कि आपका अच्छा एक्सपीरियंस है, KMC के साथ भी आप रहे हैं और आबाद की तरफ से ही आपको इन कमेटीज का मेंबर बनाया जाता था। तो जरा बताएं सबसे पहले तो नस्ला टावर के ऊपर आप पहले जरा जल्दी से अपनी राय दे दीजिए। उसके बाद ये जो पकड़ धकड़ का अमल फाइनली शुरू हो चुका है, इसको कैसे देखते हैं आप? बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आपने अपने प्रोग्राम में मदद किया और मौका दिया अपनी ख्यालात का इज़हार करने का। सबसे पहले आपने जिस तरह का नास्ला टावर को कैसे देखते हैं, हम समझते हैं कि ये जिस दिन डेमोलिशन स्टार्ट हुई नास्ला टावर की, वो पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का सबसे स्याह तरीन दिन है। क्योंकि ऐसा जजमेंट, ऐसा ऑर्डर जब आ जाता है किसी भी अदालत की, तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, तो उस पर कॉमेंट करने में कोई मुज़ायका नहीं है। जब केस ट्रायल पे हो तो उससे मुज़ायका होता है। अभी आपके साथ बैरिस्टर साहब ज्वाइन करेंगे, वो भी बात की तौसीक करेंगे। मैं नास्ला टावर की जो डेमोलिशन हो रही है, अब तो वो हो चुकी, अब ऑलमोस्ट वो तो इट्स ओवर नाउ, ये हिस्ट्री हो गई है नास्ला टावर। लेकिन जो इसके अंदर जो फाइनल जजमेंट आया, जिसमें इतनी हार्ड लाइन दी गई कि इसको डेमोलिश कर दिया जाए, कह जाए कि बिल्डर ने अपने तरफ से तमाम NOCs हासिल की, तमाम इसके बारे में तफसीलात, और अवाम इस वक्त मैं समझता हूँ बच्चा इस बात से, इस जुमले से वाकिफ है कराची का कि जी तमाम NOCs दी गई थी, उसके बावजूद बिल्डिंग तोड़ी। ठीक है। अब सवाल ये यहाँ पैदा होता है कि जब तमाम NOCs दी गई और बिल्डिंग तोड़ी गई और उन NOCs की ही कोई वक़्त नहीं है, तो फिर वो बिल्डिंग और वो इमारत और वो कंस्ट्रक्शन जो हकीकी तौर पे कराची में इलीगल हो रही है, उनमें और लीगल कंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस रह गया? ठीक हो गया। जैसे हमारे चेयरमैन मोहसिन शेखानी साहब ने आज से कुछ दिनों पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी यही
सवाल मीडिया और आवाम के सामने रखा कि हमें ये बताया जाए कि जो एनओसी है फिर उसकी क्या हैसियत है। जो एनओसी फॉर सेल एंड एडवर्टाइजमेंट फाइनल एनओसी की सूरत में एसडीसीए इशू करता है, जिससे पहले तमाम 16-17 मुतफर्रिक एनओसीज को ऑब्टेन करने के लिए बिल्डर जो है वो प्रोसेस रुपए खर्च करते हैं, उस पूरे टाइम एनर्जी सर्व करते हैं और फाइनली साल 2 साल 3 साल डिपेंडिंग ऑन। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है। मैं बाकी मेहमानों को भी जरा शामिल कर लूं। राहिल भाई, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। मुझे फहीम जमान खान साहब ने ज्वाइन किया, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची रह चुके हैं 90s में। फहीम साहब अस्सलाम वालेकुम। जी सर, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। उजैर साहब ने मैं ज्वाइन किया। उजैर गौरी साहब बैरिस्टर हैं, काफी गहरी निगाह रखते हैं प्रॉपर्टी के मामला पे भी। सर उजैर साहब कैसे हैं सर? उजैर साहब को चेक कीजिए अगर मेरी आवाज जा रही है। उजैर साहब ठीक है, प्लीज उजैर साहब को जरा चेक कीजिए। मैं अपना सवाल लेके जाऊंगा इस वक्त खासतौर पे फहीम जमान खान साहब की तरफ। फहीम जमान खान साहब, प्लीज जरा ये बताइएगा कि आपको एक अरसा गुजरा, खासतौर पे कराची को आपने बदलते देखा, बढ़ते देखा, टूटते देखा, फिर बनते देखा। सर, नस्ला टावर जैसा केस पहले कभी नहीं हुआ। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री कि इतनी बड़ी इमारत को गिराया गया हो, और वो भी पूरी एक केस चला, उसके बाद प्रूफ्स भी दिए गए, बिल्डर की तरफ से प्रूफ दिए गए, बड़ी एक लंबा सिलसिला रहा, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। सबसे पहले तो बताएं इस डिसीजन को आप कैसे देखते हैं कराची में खासतौर पे? दूसरा, क्या इसको रेगुलाइज किया जा सकता था? सिंध हुकूमत तो बहुत ज्यादा बजिद थी कि इसको रेगुलाइज किया जाए, लेकिन वो नहीं हो सकी बात। फिर तीसरा, अब जो कार्रवाई का अमल शुरू हो चुका है फाइनली, क्या इससे पहले कभी ऐसा हुआ है माजी में सरकारी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हुई हो? प्लीज पे जरा रोशनी डालिएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है जो इंसाफ या कानून के मुताबिक डिसीजन देता है। तो बहसत शहरी में कोई भी डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देता है, मैं उसका तहे दिल से जो है इज्जत करता हूँ और उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। क्योंकि जहां तक नस्ला टावर की बात है, नस्ला टावर की जो प्रोसीडिंग्स हुई उसके अंदर ये बात साबित हुई, और ये बात सुप्रीम कोर्ट में साबित हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया, ठीक है, कि इसके अंदर 780 गज के अलावा जो कोई 1121 गज और पहुंचा, तो ये जो है बुनियादी तौर पर सड़क के ऊपर है। ठीक है। अच्छा देखिए, जब नस्ला टावर की खुदाई हो रही थी, मैं बजाते खुद डॉन में काम करता हूँ, ठीक है, बिल्कुल। तो मैं उस दिन, मुझे आज तक याद है, मैं शारा कायदीन से आ रहा था, तो मैंने ये देखा कि वो जो उसके साथ जो एरिया था जहाँ पर मतलब जो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती थी, उसके साथ जो एक ग्रीन बेल्ट का सा एक एरिया, जो सड़क का हिस्से का एक एरिया था, मैंने उसकी वो वहां पर खुदाई हो रही, तो मैं एडिटर डॉन के पास वो तस्वीरें खींच के लेकर गया। अच्छा। और मैंने जाके कहा कि ये देखो ये क्या हो रहा है। तो उसके ऊपर एडिटर डॉन ने जवाब ये दिया कि यार ये तो पूरे शहर में हो रहा है, मैं और आप क्या कर सकते हैं। अच्छा। मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ इस बात से, ठीक है, यार ये तो पूरे शहर में हो रहा है। कितना सिर्फ उससे ये हुआ कि देखिए, आप जब जस्टिस गुलजार की या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, या आप काजी फाइज ईसा की, या जस्टिस मकबूल बाकर की, इन लोगों की बात करते हैं, जस्टिस फाजिल, ये इसी शहर में पल बढ़ के जवान है। एक एक चीज इन्होंने अपनी आंखों से देखी। जस्टिस गुलजार जो एक जमाने में दफ्तर सदर पासपोर्ट ऑफिस के पास बैठे थे, वकील वहाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कराची से ताल्लुक है जस्टिस गुलजार साहब का, और उन्होंने मतलब उन्होंने एक ही चीज को देखा है। बिल्कुल। अच्छा, अब मसला क्या है कि नस्ला टावर को, अगर ये बात सही है कि वो सड़क का हिस्सा था जिसके ऊपर नस्ला टावर बना है, तो कानून में सड़क के ऊपर कोई ईजमेंट एक्ट है 1882, उसके अंदर कोई इस बात का प्रोविजन नहीं है कि सड़क के हिस्से को जो है किसी बिल्डिंग या पार्क या किसी भी चीज में जो है रेगुलराइज कर दिया जाए। ये मतलब मुमकिन ही नहीं। अच्छा, जब एक चीज मुमकिन नहीं है तो उसको सिर्फ तोड़ा जा सकता है, राइट, डिमोलिश किया जा सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये बात आ गई इस मुकदमे की, इसके ऊपर के लिए इसमें किसने क्या रोल प्ले किया, क्या हुआ। देखिए, मैं पहले भी एक प्रोग्राम में शेखानी साहब मेरे साथ थे, मैंने कहा था कि आज कराची में 3 से 5 करोड़ रुपए का औसतन एक अच्छा फ्लैट मिल रहा है। एक लग्जरी, अगर 20 फ्लैट्स हैं या 40 फ्लैट्स हैं, तो 1 से 2 अरब रुपए का जो है ये प्रोजेक्ट हुआ तकरीबन। अच्छा, इस 1 से 2 अरब रुपए का जो प्रोजेक्ट है, जब आप
कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, KMC, KDA या SBCA के किसी अफसर के पास जाते, मैं मंजूर काका वगैरह की तो बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, मैं समझ गया, कहानी मक्सी वगैरह। अच्छा, मगर जो ऑर्डिनरी, जो आम जो अफसर है, उन बेचारों की 30, 40, 50, 60 हजार रुपए तनख्वाह होती। बिल्कुल, मैं करप्शन को किसी तरह से जस्टिफाई नहीं कर रहा। मैं समझ। मगर जब बिल्डर्स उनके सामने जब, और तमाम बिल्डर्स मानते कि चीजें करवाने के लिए उनको करना पड़ता है, फाइल को तैयार करना पड़ता है, और अच्छा जब वो करना पड़ता है ना, तो फिर वो मुखमुखा होता है। उसके अंदर ये नहीं होता कि ये हमने तो ये दिया था, तो सिर्फ फाइल जो मतलब जो है सिर्फ और सिर्फ अप्रूवल के पैसे, ठीक है, अप्रूवल के अलावा दी गए। आप बैरियर टाउन का जो आइकॉन टावर है उसके पीछे 1560 गज जमीन जो थी, उस कराची इंप्रूवमेंट ट्रस्ट 1951 से सड़क की थी, वो भी शामिल हो गई। 4050 गज स्कूल था रामकृष्ण मिशन ट्रस्ट का, वो भी उसमें शामिल हो गया। ठीक हो गया। वो जो 9360 गज जमीन थी, वो आज 17000 गज पे पहुंची। मैं आपको दर्जनों ये, लेकिन वो रोड की नहीं थी ना, मतलब बता सकता आपने मेन पॉइंट ये रोड की, अगर रोड की जमीन को जो शामिल किया गया वो काबिल कबूल नहीं था, जिसके ऊपर बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं हो सकता था। ठीक है सर, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। उजैर साहब, सर आप मुझे सुन सकते हैं? जी, बहुत शुक्रिया, मैं आपको देख भी सकता हूँ, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। उजैर साहब, अभी आप सुन रहे थे फ़हीम ज़मान खान साहब, बहुत मोहतरम है हमारे, कराची को बड़े अर्ली एजेस में इन्होंने देखा है, जब कराची वाज डेवलपिंग एंड डिमोलिशिंग एंड डेवलपिंग अगेन, इन्होंने बड़ा कंस्ट्रक्शन की भी ऑफ कोर्स सूरत हाल देखी है, वो अपनी पूरी राय उन्होंने दी है। मैं आपसे सर इसका कानूनी पहलू, क्योंकि उन्होंने भी कानूनी पहलू उसका कवर किया, लेकिन आपसे कानूनी पहलू भी जानना चाहूंगा कि अब जिस तरह कानून ने फाइनली, अच्छा पहले बड़ा ब्लेम किया जा रहा था कि जिम्मेदारान की तो बात कर ही नहीं रहे, इनको पकड़ेगा कौन, इस बारे में कौन बात करेगा, लेकिन फाइनली अब जो है जब ये टावर गिरने के करीब आया, तो अब कहीं जाके ये ऑर्डर भी दिया गया कि जरा जाके SBCA के या सिंधी ये जो मुस्लिम सोसाइटी है SMCN, इसमें जाके पकड़े इनको, जितने भी लोग थे उस वक्त मुलविस। इस इकदाम को कैसे देखते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये डिलेड डिसीजन क्यों आया कोर्ट की तरफ से? ये पहले भी आ सकता था बिल्डिंग गिरने से पहले, तो उस वक्त क्यों नहीं आया? कैसे, क्या रीजन है इसके पीछे? देखिए, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि ये जितनी भी अग्रीव पार्टीज हैं, इन सब के पास ऑप्शन अवेलेबल था। ये मुतल्लिका इदारों में जाते, एंटी करप्शन के पास जाते, थानों में जाते और डायरेक्टली जाके जो इदारे हैं उनके खिलाफ खुद ही FIR कटवा सकते थे। इन लोगों को कोई जरूरत नहीं थी कि ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन का वेट करते कि वो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देगी और फिर जाके एक FIR लॉन्च होगी। अभी आपके ये बात इल्म में आई होगी कि एक FIR है 1043/21 फिरोजाबाद थाने की, जिसमें SHO साहब जो हैं वो खुद मुद्दई बने हैं और अपनी मुद्दईयत में उन्होंने एक FIR काटी है उन तमाम इदारों के खिलाफ जिन्होंने वहां का जो अब्दुल कादिर जो बिल्डर है उसके साथ मिलकर अमलगमेशन के, ठीक है, ये नक्शे वगैरह और ये बाकायदा ये जो NOCs वगैरह जो ली गई थी, और जो वो बिल्डर नहीं है, वो SBCA का एक वो था, ऑफिसर है, हाँ 21 ग्रेड का। 341 गज जो एक्स्ट्रा जमीन जो खींची है, ठीक है, जो कि थी, ठीक है, तो FIR तो इस पे हो गई है। और जो हमारा जो कॉलम नंबर 3 है FIR का, उसके अंदर मल्टीपल सेक्शन डाले गए हैं, जिसके अंदर 161 डाला गया है, 167 पाकिस्तान पिनल कोड, 218 डाला गया है, 409, 408, 420, 447 और साथ में 34 डाला गया है इन पर्सन्स ऑफ कॉमन इंटेंशन। लेकिन इसके आप अगर FIR को पैरूज करें, ठीक है, तो ये कोई डायरेक्ट नॉमिनेशन नहीं कर रही है पर्टिकुलर पर्सन्स की, ठीक है, तो नाम उनको दिए गए इदारे की जानिब से, हाँ SBCA की जानिब से कुछ नाम दिए गए, हर इदारा अपने अपने नाम दे रहा है, जी हमारी तरफ से ये जिम्मेदारान जिन्होंने ये किया था, अब आप कार्रवाई कर लें इसके ऊपर। हाँ, वो इन्वेस्टिगेशन में, वो सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन में होगी और अभी जो इसकी चार्जशीट जमा होगी। लेकिन मैं फिर से ये वाली बात कहना चाह रहा हूँ कि आप अगर देखें, जैसी ये इलीगल जितनी भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, कराची का नक्शा तब्दील करके रख दिया है, ठीक है, तो मैं इस बारे में बात बोलूंगा। देखिए, लोगों का भी कसूर है, लोगों का कसूर भी इसको कहूंगा। देखिए कैसे कसूर है?
जो मल्टीपल केसेस में अगर अपेयर हो रहा हूँ, वहां पर बहुत सारी मेजोरिटी लोगों को यही नहीं पता कि ओसी क्या होता है, सीसी क्या होता है, ठीक है, क्या क्या आपको चीजें चेक करना पड़ती हैं वहां पर शिफ्ट होने से पहले, ठीक है। और आप खुद ही अभी देख लें, जो कराची के इस टाइम पे हाल हुआ है, मल्टीपल इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही है, ठीक है। तो लोगों के पास खुद भी ये ऑप्शन अवेलेबल है कि अगर वो देखते हैं ऐसे, वो डायरेक्टली जाके वो खुद जाके कानून का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक हो, चले मैं ठीक हो सर, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। मैं रिंच साहब की तरफ आऊंगा। सर, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, राइल रिंच साहब। जी 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 सर, आपने सुना, ऑफ कोर्स फहीम ज़मान साहब बहुत मोतबर नाम है हमारे लिए, और ऑफ कोर्स बड़ी यकीनी तौर पर बहुत 70s में ये बड़ी जिम्मेदारी निभा चुके हैं, आपको तो ऑफ कोर्स नॉलेज में होगा। आप भी केएमसी के साथ डायरेक्टर, अब बताइएगा कि ये इदारों का निजाम कैसे चलता है। आप क्योंकि ऑफ कोर्स कन्वीनियर हैं, आबाद की तरफ से रहे हैं, बल्कि माजी में, अब तो आजकल लॉ एंड ऑर्डर आप देख रहे थे, कैसे देखते हैं सर केएमसी इदारा, एसबीसीए का इदारा, इसमें क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है? आपको क्या लग रहा है, सिंध हुकूमत कहां पे फेल हो गई है, या सिंध हुकूमत को आप यूं कह लें कि आने वाली या माजी की जितनी भी हुकूमतें थी, चले हम किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहे, माजी की शहर की जितनी हुकूमतें थी, कहां फेल हुए हैं? डिपार्टमेंट्स क्यों खड़े नहीं कर सके हम लोग? एसबीसीए, केएमसी, इन डिपार्टमेंट्स पे बात कीजिएगा, क्योंकि केएमसी के भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं आजकल कोर्ट में। आजकल आपको पता होगा कि काफी सीरियस है, मज़हब आप साहब के हवाले से भी कुछ चीजें हो रही हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या वजह है सर डिपार्टमेंट्स की? सर, बेशुमार वजूहात हैं, कोई एक ऐसी वजह मैं नहीं समझता कि इस प्रोग्राम में मैं इतनी ब्रीफली आपको एलैबोरेट कर सकूं। कुछ ऐसी जो बता सके। हाँ, शहर का स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट, केएमसी जिसके अंडर में ये शहर आता है, उसकी एक्चुअल जुरिस्डिक्शन लिमिट जो है वो 32% से भी कम है। ठीक है। इसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ द जुरिस्डिक्शन जो है वो कंटोनमेंट बोर्ड की और दीगर इदारों की है। ठीक है। इसी तरह मैं अभी जैसे फहीम ज़मान साहब ने कहा, मैं थोड़ा सा उनकी बात से बेसब्री करूं, अगर आप जी प्लीज 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 उनकी बात को करेक्ट करना चाहूँ कि जैसा बिल्डर ने जब ये प्लॉट लिया नाखला टावर का, बेशक अगर जज साहब ने उसको रोड माना, ऑल्दो के जो सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जिसने ये अलॉट किया 1974 में एक्सेस लैंड टू द ओरिजिनल अलॉटी, ठीक है, वो 1974 में तो बिल्डर नहीं था। वो तो 2003-4 में लिया। कमाल साहब ने सारा फैसल की तौसीह की और उसको दोबारा मेजर किया गया, तो पता चला इसमें मजीद कुछ 70-80 गज एक्सेस लैंड इस पूरे बेल्ट के, इस सारा फैसल के लेफ्ट और राइट के तमाम प्लॉट को वो एक्सेस लैंड ऑफर की गई बशमूल इस बिल्डर के जिसने बाद में ये प्लॉट लिया। 2008 में फाइनल एक्सेस लैंड अलॉट की गई है और 2011 में बिल्डर ये प्लॉट एज बोनाफाइड परचेजर इस प्लॉट को परचेज करता है। आपके साथ डायरेक्टर साहब शो में मौजूद हैं, आप उनसे भी ये सवाल जरूर कीजिएगा कि बोनाफाइड परचेजर के क्या माने हैं। जब बिल्डर ने ये लैंड लिया तो उसने सेल डीड कराई 1100 एंड समथिंग गज की, उसको सिंध गवर्नमेंट के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के रजिस्ट्रार ने उसकी सेल डीड रजिस्टर करके ये तस्दीक की कि जी ये 1100 समथिंग गज आपके नाम पे ट्रांसफर कर दी गई। उसको ले जाके उन्होंने मास्टर प्लान डिपार्टमेंट में कमर्शलाइज करवाया, उसकी फीस पे की। कमर्शलाइज करवाने के बाद उसकी कमर्शियल के रेशो से उसके ऊपर बिल्डिंग प्लान अप्रूव कराया गया। बिल्डिंग प्लान के बाद वो 5 साल बिल्डिंग बनती है, उसकी प्लिंथ वेरिफिकेशन पूरा प्रोसेस हुआ है। आपने अपनी प्लिंथ जो फाउंडेशन डाली है प्रोजेक्ट की, वो अपनी हुदूद के अंदर डाली है या हुदूद से सजावट करके डाली है। अगर प्लिंथ वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट एसबीसीए बिल्डर को इशू करता है, बिल्डर उस सर्टिफिकेट के बाद बरी जिम्मा है हर उस ऐब और फेल और गलती से जो इस प्लॉट में उससे पहले आज तक हुई, फिर जाए कि उसने की या किसी और ने की। ठीक है। हमारा ये कहना है आबाद का और हमारी पूरी एसोसिएशन का कि कराची के अंदर जितनी भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, चाहे वो आबाद का मेंबर कर रहा है या नॉन मेंबर कर रहा है, या पोर्शंस के नाम पे जो कंस्ट्रक्शन की तामीरात ग्राउंड+1 का नक्शा पास होके पूरा लियाकताबाद, पूरा अजीजाबाद, पूरे मोहल्ले के मोहल्ले जो है वो ग्राउंड+1 के अप्रूवल पे 3 फ्लोर 4 फ्लोर 6 मंजिला बन गए बना दिए। उन सब कंस्ट्रक्शन को हम इलीगल मानते हैं और हम कहते हैं कि जैसे नाखला टावर को जज साहब ने इलीगल करा दिया, क्या ये मुमकिन है कि कराची की हजारों लाखों छोटी बिल्डिंग्स को भी वो डेमोलिश करने का ऑर्डर दें? ये एक एनआरकी मच जाएगी, यहाँ एक सिविल वॉर की तरफ मामला चला जाएगा जब तमाम लोग अपने घरों से निकलेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि नस्ला टावर के लिए कुछ डिसीजन डिफरेंट होना चाहिए था? जी हाँ, कर भी रहा है, ठीक है। तो अलॉटी का उसमें कोई कसूर नहीं। अच्छा, अभी मुझे एक बात बताएं, क्या बिल्डर पे करेगा
अलॉटीज को? देखें अभी जो रिसेंटली कल परसों वाले ऑर्डर में जज साहब ने ऑफिशियल असाइनी अपॉइंट कर दिया है और प्लॉट को जो है, ये जो नासला टावर वाली 780 गज की प्रॉपर्टी है, उसको इन्होंने अटैच कर दिया है अलॉटीज के बेनिफिट के लिए। मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छा इकदाम है। ये पहले ये डिसीजन पहले पिछले ऑर्डर में भी आ जाता तो अच्छा होता, क्योंकि एक्चुअली दर हकीकत जो अलॉटीज ऑफ द प्रोजेक्ट हैं, उस बिल्डिंग में जो 42 मशीन रहा करते थे, उन 42 मशीनों की अब वो जमीन ठीक है, वो एक्चुअली ऑल्दो के उसकी उस जमीन की जो मालकाना हुकूक है वो नाम पे नासला टावर के बिल्डर के हैं, लेकिन बिल्डर खुद इस बात को मानते हैं, हम भी इस बात के कायल हैं कि उस जमीन के अब मालकाना हुकूक 42 अब फैमिलीज हैं, ठीक हो, जो ऊपर रहा करते थे, ठीक हो गया। जज साहब इससे मजीद आगे चल के, जैसे ऑर्डर में लिखा हुआ है कि आगे चल के इसका तयन किया जाएगा कि ये प्रॉपर्टी कैसे डिस्पोज ऑफ होगी और डिस्पोज ऑफ करने के बाद कैसे अलॉटीज को कॉम्पनसेट किया जाएगा। अब प्रॉपर्टी बेच के उन्हें रकम लौटाई जाएगी या इसके ऊपर बिल्डिंग बनवा के उन्हें दोबारा फ्लैट दिए। ठीक हो गया, चलें, जबरदस्त, ठीक हो गया, जबरदस्त। फहीम जमान खान साहब, सर अगर आप मेरे साथ हैं जी सर, मैं आपके बड़े इंपॉर्टेंट कमेंट लेना चाहूंगा। इस कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? पकड़ दकड़ कोई हो पाएगी? मुमकिन है सरकारी इदारों के खिलाफ? अगर देखिए नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए बिल्कुल जो लोग जिम्मेदार हैं उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। ठीक है। देखिए ये जितना कुछ अभी जो बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, ये सुप्रीम कोर्ट के को इसलिए ये सब कुछ करना पड़ रहा है क्योंकि हुकूमत वक्त जो है वो सिर्फ और सिर्फ नाकाम नहीं है, बल्कि वो ये सारे जो गुनाह हैं उनमें मुलव्विस है। देखिए अगर अभी तो मतलब बात हो रही है कि जी 780 गज का प्लॉट जो है वो कर दिया जाए। बुनियादी तौर पे मैं जिस तरह देखता हूँ वो तो ये है कि जब हुकूमत सिंध के एक इदारे ने, मतलब हुकूमत सिंध ने एनओसी दिया, प्लिंथ और सारे सर्टिफिकेट्स इशू किए, ये के अगर ये बात साबित हो जाती है कि वो गलत है तो उसकी जिम्मेदार बजाते खुद हुकूमत सिंध है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, मास्टर प्लान डिपार्टमेंट्स, ये सारे के सारे मातहत हैं हुकूमत सिंध के। मेरे नजदीक तो अगर मैं इंटरवीन कर पाता तो मैं तो ये सुप्रीम कोर्ट से ये मतलब वो करता, प्लीड करता कि सिंध हुकूमत जो है, जो आज इन फ्लैट्स की जो कीमत है, आज की कीमत, और उसके अलावा वो एस्क्रो में ट्रांसफर करे और उसके बाद अपने आप इन्वेस्टिगेट करे कि किस एसबीसीए के किस जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए, किसने पैसे लिया और बिल्डर ने क्या गलत किया। सिंध मुस्लिम कोऑपरेटिव। मगर बुनियादी तौर पे देखिए जिस तरह से एक 100 रुपए के नोट के ऊपर गवर्नर स्टेट बैंक का लिखा होता है कि वो ट्रस्ट है कि ये 100 रुपए जो है देने का, तो जब एनओसी दी जाती है, जब परमिशन टू सेल दी जाती है, तो फिर जो वो ट्रस्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध पे है, बिल्डर पे नहीं है। बिल्डर देखिए अगर आप अखबार में इश्तिहार छपने दे रहे हो, अगर आप कंस्ट्रक्शन होने दे रहे हो, आप एनओसी दे रहे हो, या बिल्डर ने इवन जाली एनओसी भी लिया है, अगर कुछ भी किया है तो हुकूमत वक्त कहाँ थी? That's the point, ये सब कहाँ थे? तो मसला ये है कि असल जिम्मेदार जो है वो तो हुकूमत वक्त। क्या आपको उस वक्त की हुकूमत वक्त के ऊपर भी लग रहा है कि अदालत कुछ कार्रवाई कर सकती है, केस बन सकता है? क्या लग रहा है आपको? इतना कुछ होने जा रहा है, इतना कुछ? अगर सर देखिए सुप्रीम कोर्ट या अदालत जो है वो तो बेसिकली डिसीजन देती है, ठीक है, किसी भी उसमें ऐसा कोई डिसीजन आ सकता है? मसला देखिए ये मसला नहीं है कि ये अरबाब रहीम या कायम अली शाह या मुराद अली शाह या कौन सा चीफ मिनिस्टर थे। हुकूमत सिंध तो एक है ना, 1947 से हुकूमत सिंध है, हुकूमत सिंध तो एक है। अब उसके अगर मैनेजर्स चेंज हो जाते हैं वो फिर एक बिल्कुल सेपरेट एक चीज है। उसका असल में मसला क्या है, हमारे यहाँ कानून की इतनी शदीद वायलेशन है। जैसे अभी हमारे साथी फरमा रहे थे कि जी लियाकताबाद में हर जगह पर पूरे एनआरकी फैल जाएगी। एनआरकी तो भाई ऑलरेडी फैली भी है। आप एनआरकी क्या फैला? एनआरकी का मतलब होता है होलसेल रेट पे कानून को वायलेट करना। वो तो इस वक्त हो रहा है। किसी ने तो कदम जमा के कहना है कि भाई इस कानून को, पाकिस्तान के अंदर हर किस्म का कानून मौजूद है। अंग्रेज दफा 144 छोड़ के गया था। मेरे आपके सिगरेट पीने पे डीसी
दफा 144 लगा सकता है कि आप नहीं पिएंगे। कानून मौजूद है, मसला है उसकी कानून की जिनकी जिम्मेदारी है इम्प्लीमेंटेशन, वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, वो इन्फोर्स नहीं करते लॉ को। सुप्रीम कोर्ट को ये वो करना पड़ रहा है कि आप वो डिसीजन दे रहे हैं। अब 1974 में सिंध गवर्नमेंट के किसी हरकारे ने बेईमानी की गलत किया या आज किया या 2003 में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सिंध हुकूमत से जब मेरी बात हो रही थी ना सर, उसमें उन्होंने डाल दिया कराची की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर उस वक्त, क्योंकि कराची की एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में नहीं थी 2003-4-7 में, तो उन्होंने सारा मुस्तफा कमाल साहब पे डाल दिया और जमात इस्लामी पे डाल दिया, और वो कुछ इस तरह का वो बात कहीं और चली गई थी वो। तो चले, लेकिन मैं इस बात को मजीद कंटिन्यू करता हूँ अगले किसी ऑफ कोर्स वक्त में हम इस पर बिल्कुल बात करेंगे। आज के लिए वक्त की किल्लत कैद है जिसकी वजह से मुझे आगे नहीं बढ़ सकता मैं। मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया, इन्होंने वक्त दिया, बात की, कानूनी पहलू भी हमने लिया। फ़हीम ज़मान खान साहब ने पूरी डिटेल में बात की, और हमारे राइल रिंच साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने बिल्डर्स के हवाले से बात की। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक है, वापस आने के बाद यहीं से आगाज करेंगे, बात करेंगे PSL के हवाले से क्या बेज़ाब्तगी हुई है, PCB के हवाले से, PTV के हवाले से, मुख्तलिफ चैनल्स के हवाले से क्या सिलसिला है, क्या एक्शन लिया गया है। देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। लौट कर वापस आ चुके हैं और बात करेंगे कुछ PSL के हवाले से। कुछ खबरें खासतौर पर गर्दिश कर रही हैं, और अक्सर इस तरह की सिचुएशंस का सामना करना पड़ जाता है क्रिकेट में भी, क्योंकि राइट्स, ये जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होते हैं, आपको याद होगा वर्ल्ड कप में भी इस तरह का इशू हुआ था इंडिया के हवाले से। लेकिन इस वक्त PSL की हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर कुछ इशू सामने आया है, और वो इशू है राइट्स के हवाले से, कंसोर्शियम के हवाले से, कि वो क्यों दिया गया, किस तरह से फेवरिज्म किया गया, क्यों इसको ओपन नहीं रखा गया, और इसको ओपन टेंडर क्यों नहीं रखा गया। तो इस हवाले से एक काफ़ी सीरियस जो है वो इशू बन चुका है। इसका सबूत भी कह रहे हैं जी सामने आ गया, क्योंकि अगस्त के अंदर जो है जब वो इश्तिहार दिया गया तो उसमें साफ लिखा था कि ICC इवेंट्स के लिए ही जो है सिर्फ वो राइट्स दिए गए, इसके अलावा तमाम जो हैं वो राइट्स वो PTV के पास ही होंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से खत लिखा गया जी PCB को, जिसके अंदर ये तमाम तरह सवालात किए गए जो मैंने आपको बताएं। इस पर बात करने के लिए मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की तरफ बढ़ूंगा। सबसे पहले मुझे ज्वाइन किया है हैदर नफी भाई ने। हैदर भाई अस्सलाम वालेकुम। हैदर भाई, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। काफी अर्से बाद आपसे मुलाकात हो रही है, आई गेस वर्ल्ड कप के बाद बात हो रही है, और इशू है PSL के हवाले से, आपकी नॉलेज में होगा। इस पे सर बताइए एक्चुअल इशू है क्या, जरा मतलब किसी भी उससे दोनों चैनल्स और किसी भी इदारे से हट के एक्चुअल इशू है क्या, पहले तो आसान अल्फाज में प्लीज सर जरा ये समझाइएगा। देखिए, जब PCB ने ये टेंडर, अभी आपने खुद कहा, जब टेंडर इशू किया था उसमें उन्होंने लिखा था कि ICC के राइट्स के लिए, यानी ICC के जो मैचेस इनको मिलते हैं वो दिखाने के लिए वो राइट्स को ये देना चाहते थे। लेकिन अचानक इसको PSL पे कन्वर्ट किया उन्होंने, बजाय किसी फर्दर किसी एड दिया, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं किया। उसके बाद दूसरी उसमें देखिए सबसे बड़ी बेज़ाब्तगी ये नजर आती है कि जब आपने टेंडर डिमांड किए तो एक कंपनी ने अकेले टेंडर भरा और एक कंपनी ने, दो कंपनियों ने मिलकर टेंडर भरा। यानी दो उसको अगर आप देना चाहते तो आपको ये कहना चाहिए, लिखना चाहिए था कि भाई हर कंपनी जो है वो खुद अपना टेंडर खुद भरेगी। अब PTV ने और ARY दोनों ने मिलकर जो टेंडर भरा, ऐसा लगता है कि उनको पहले से जो है वो गाइड किया गया था कि आपको ये, कि ये आपको इस तरह करना है, क्योंकि अब जो PCB ने अपनी एक रिजर्व टेंडर प्राइस रखी थी 3.5 बिलियन की 2 साल के लिए, तो उससे कम आए थे। एक तरफ जो ये जियो वाले हैं उन्होंने IBC उनका जो इदारा है उसने टेंडर भरा, और दूसरी तरफ ARY ने और PTV ने। जब वो टेंडर खुले तो पता चला कि जियो ने 2.3 और ARY और उसने 2.3 का था, और जियो को भी तकरीबन उतना था। तो PCB ने उसको रिजेक्ट कर दिया और 1 घंटे का टाइम दिया कि 1 घंटे के बाद हम दोबारा मशवरा कर लें, क्योंकि हमारी रिजर्व प्राइस जो है वो 3.5 बिलियन। अब उसके बाद जब दोबारा वो उन्होंने टेंडर भरे तो ऐसा लगता है कि उनको पहले से बता दिया गया कि आपको ये प्राइस करना है। तो नॉर्मली जो प्राइस रिजर्व प्राइस होती है उससे इतना ज्यादा नहीं जाते हैं। तो जब जियो ने भरा तो दोबारा जब उसमें टेंडर उन्होंने प्राइस दी 3.7 थी। दूसरी तरफ जो उसने भरी ARY और PTV ने वो एकदम 4 पॉइंट समथिंग करके उन्होंने शो कर दिया, और उन्होंने कहा कि जी हमारी ये 2 साल के लिए है, इसको आप जो है डबल कंसीडर करें। तो इसका मतलब है कि आपने पहले से इसको प्लान कर लिया था। टेंडर जो होते हैं वो टेंडर इसलिए किए जाते हैं ताकि किसी को पता ना चले और मैक्सिमम प्राइस आ सके, लेकिन आपने जब पहले ही सब कुछ बता दिया और उसके बाद किया है
तो फिर उसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत जो है नजर नहीं आती है। तो ये जो अभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से जो खत लिखा गया है, इसको आपको लग रहा है वैलिड है? बिल्कुल पॉइंट सारे वैलिड हैं इसके अंदर? जी बिल्कुल, उनके पॉइंट सारे वैलिड हैं। उन्होंने जो उसूली बातें वो लिखी है, लेकिन डिपेंड करता है कि पीसीबी उसको कैसे, पीसीबी ने अपना एक प्रेस रिलीज इशू किया, उसमें उन्होंने कहा है कि हमने ऐसे प्राइस रखी थी, और उसके बाद किसी और सबसे आखिर में उन्होंने लिखा है कि अभी तक जिन पार्टियों ने टेंडर भरे थे उनमें से किसी ने इस पे ऑब्जेक्शन नहीं किया। ये उन्होंने इसको डिनोट किया है, इसको डिक्लेयर किया है कि किसी ने अभी तक ऑब्जेक्शन नहीं। इसका मतलब वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से कहना चाहते हैं कि आप इसमें बीच में ना क्यों कूदे बीच में। हाँ, आप कूद रहे हैं बीच में कि जो पार्टियां हैं उनको जब कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो आप क्यों इसमें। तो लेकिन उसूली बात यह है, पीसीबी को ये जवाब देना चाहिए कि जब उन्होंने टेंडर डिमांड किए थे उस वक्त क्या उन्होंने किसी को ये रिजर्व प्राइस पहले से बताई थी या नहीं बताई थी। ये बड़ा एक बड़ा क्वेश्चन है जिसको इनको जवाब देना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि दो चैनल मिलके एक राइट नहीं खरीद सकते। ऐसा कहीं भी नहीं होता है दुनिया में। जितने भी ब्रॉडकास्ट राइट्स दिए जाते हैं वो सिंगल कंपनी को दिए जाते हैं। तो ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है, इसको जवाब देना। और दोनों चैनल्स भी तो वो है ना कि एक स्टेट रन चैनल है, ऑफ कोर्स, एक जो है वो प्राइवेट चैनल है, तो ये भी एक इशू इसका हो सकता है ना। बिल्कुल, पीटीवी देखिए, पीटीवी तो नेशनल टीवी चैनल है, हाँ, और एआरवाई एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो कैसे एक दूसरे के साथ कैसे मिलके जो है वो काम कर सकते हैं, ये बड़ा क्वेश्चन है। और ये मैं समझता हूँ इसको ये अगर उठाना चाहें, उसको क्लियर करना चाहें, तो इसमें बहुत सारी चीजें बाहर आएंगी कि एआरवाई ने ही क्यों किया। चलिए पीटीवी अगर ढूंढ रहा था एक पार्टनरशिप, तो पीटीवी ने सिर्फ एआरवाई से पार्टनरशिप क्यों? क्योंकि एआरवाई में ये सारी चीजें जो है ऑलरेडी वर्ल्ड कप कर चुका था, मे बी वर्ल्ड कप कर चुका था, इसलिए दे वर इन्फॉर्म। नहीं, वो भी देखिए, वो राइट्स हैं आईसीसी से नहीं लिए था, उन्होंने पीटीवी से लिए था। वो भी जो उन्होंने अपने जो दूसरे चैनल पे किए एआरवाई ने, वो पीटीवी से राइट्स लिए हैं। और वो राइट्स जो है वो भी एक मुअम्मा है कि वो कैसे है, क्योंकि आईसीसी के जब राइट्स दिए जाते हैं उसमें लिखा जाता है कि ये आप आगे किसी को ट्रांसफर नहीं करेंगे। ठीक है, कोई अगर ऐसा हो तो फिर तो ऑनलाइन लोग देना शुरू कर दें फिर अपने जो है राइट्स हैं, तो इसलिए उसमें लिखा होता है। लेकिन इन्होंने किया है, ये बात आज तक जो है आंसरेबल है कि ये कैसे दूसरे एक चैनल को दे दिए गए। ठीक हो गया। अच्छा, अब जरा ये बताएं कि ये जो पूरी सूरत हाल है, इसके ऊपर पीसीबी जो है क्या कोई एक्शन लेता हुआ आपको नजर आ रहा है पीसीबी की तरफ से कुछ? और नहीं, मुझे लगता है कि नहीं वो कोई एक्शन नहीं लेंगे उस पर पीसीबी जो है, क्योंकि देखिए पीसीबी भी जो है वो सरकारी एक इदारा लगता है, तो उसमें जो है गवर्नमेंट की पूरी मदाखलत है, पूरा इंटरफेरेंस है। तो पीसीबी जो है वो इस पर कुछ नहीं करेगा। और पीसीबी हदफ जो था, मुझे ऐसा लगता है सबको कि हदफ ये नहीं था कि पीसीबी को पैसे मिले, हदफ ये था कि एआरवाई को इसकी ब्रॉडकास्ट राइट्स मिले। ठीक है, टारगेट ऐसे नजर आ रहा है, कुछ ऐसा हदफ नजर आ रहा है। तो फिर सर सिर्फ एआरवाई भी हो सकता था, पीटीवी बीच में आता ही नहीं, मतलब ऐसा भी हो सकता था। तो पीटीवी ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वो उस पे ये है कि पीटीवी एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग हो चुकी है पहले एक दफा कि जो फर्स्ट राइट्स हैं वो उसका यही पीएसएल के राइट्स में कुछ साल पहले ये प्रॉब्लम आया था जब 10 स्पोर्ट्स को मिले थे। तो तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी कि आपको जो है फर्स्ट के जो आपका जो राइट है वो नेशनल टीवी का है। अगर पीटीवी इसमें नहीं अप्लाई करता, नहीं टेंडर भरता, तो पीटीवी को जवाब देना पड़ता क्यों नहीं भरा, क्यों नहीं उन्होंने। जैसे आपको शायद अभी याद हो कि अभी जो सीरीज इंग्लैंड में हुई थी, तो उसके राइट्स जो है वो पीटीवी के पास नहीं थे, क्योंकि पीटीवी ने लिए नहीं थे, और वो स्टार टीवी के पास थे, स्काई और स्टार के पास, तो वो नहीं मिल सके थे। तो उस पर काफी इनको जवाब देना पड़ा पीटीवी को, और ये कोई सही जवाब नहीं दे पाए कि उन्होंने क्यों नहीं लिया राइट्स, और उन्होंने मुख्तलिफ बहाने बनाए। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि पीटीवी नहीं खुद पैसा कमाना चाहता है, बल्कि वो चाहता है कि वो जो दूसरा चैनल है वो पैसे कमाए। अच्छा, ये तो ठीक हो गया। अब ये बताएं, कोई इनकी तरफ से कोई मौका पाया सामने दोनों चैनल्स की तरफ से इस बार? नहीं देखिए, नहीं, इन्होंने अभी कोई देखिए, आज एआरवाई ने अपनी वेबसाइट पे जो है एक वही प्रेस रिलीज जो पीसीबी का है उसी को कॉपी करके उन्होंने उस पर डाला है। उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। यानी इस तरह लगता है कि एआरवाई को कुछ कहने की जरूरत नहीं, जो कुछ कह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद पीसीबी से जब बात की गई कि भाई ये आप ऐसे कैसे किया, तो पीसीबी ने कहा हमसे नहीं बात करें, आप जाके पीटीवी से बात करें, क्योंकि फर्स्ट जो हमें जो राइट देना था वो पीटीवी को देने थे। अब पीटीवी जवाब दे उसने एआरवाई के साथ मिलकर क्यों ऐसे किया है। तो एक दूसरे को वो फिंगर पॉइंटिंग चल रही है बस वो। जी बिल्कुल हाँ, एक दूसरे की तरफ कर रहे हैं, और वो उसमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है उसका जो क्वेश्चन है वो भी पीछे रह जाएगा, और इतने में पीएसएल आ जाएगी, और आपको पता है कि पीएसएल जब शुरू होने के वक्त आ जाएगा
तो वो सब जो है भूल जाएंगे, सबको पीएसएल याद। चलें थोड़ा पीएसएल पे बात कर लेते हैं, कब से स्टार्ट हो रहा है, क्या सिलसिला है, कितने इंटरनेशनल खिलाड़ी आएंगे, अभी भी दोबारा से वो ओमिक्रॉन आ रहा है, क्या वो भी बीच में अमल दखल कर सकता है, कुछ इस पे जरा देखिए ये बड़ा एक फैक्टर है, ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा कि हो भी पाएगा। ओमिक्रॉन जो है बढ़ता जा रहा है और इंटरनेशनली जो है फैब में हमें पता चला है कि सर फैब में 5th लेयर भी आ रही है और पाकिस्तान को हिट करेगी वो लेयर। देखें ये तो अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो बहुत ज्यादा। लेकिन इस वक्त अंडर 19 वर्ल्ड कप यूएई में हो रहा है, वहां पे कोरोना के केसेस जो है रिपोर्ट हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद अभी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हो रही है, वहां पे कोरोना के टेस्ट रिपोर्ट हुए, कोरोना के केसेस रिपोर्ट हुए। उसके बाद साउथ अफ्रीका जो है वो तो गढ़ बना हुआ है, इंडिया की टीम वहां पे है, और उसके बाद वहाँ पे साउथ अफ्रीका। अच्छा, पाकिस्तान के पास जो पीएसएल में ज्यादातर प्लेयर्स हैं जो खेलने आ रहे हैं, वो अगर बड़ी टीमों में से देखा जाए तो सिर्फ साउथ अफ्रीका के हैं। उसके अलावा इंग्लैंड के कोई ऐसे ज्यादा नहीं है, कोई खास नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के कोई खास नहीं है, सब पुराने प्लेयर्स हैं। इसका मतलब है कि आगे साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका जो है वो इस वक्त जो है वो रेड जोन में है सब मुल्कों के लिए, यूरोप के लिए और एशियन कंट्रीज के लिए, बहुत सारे मुल्कों के लिए। तो अब ये कैसे मैनेज करेंगे सर, कब हो रहा है वैसे एग्जैक्टली? टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी भी नॉलेज में नहीं है कि एग्जैक्ट डेट्स क्या फाइनल हुई हैं पीएसएल की। 24 जनवरी इन्होंने फाइनल किया है, 24 जनवरी फाइनल, लेकिन अभी इन्होंने अभी जो है फाइनल शेड्यूल नहीं दिया, इन्होंने डेट दी है कि हम जनवरी के लास्ट वीक से शुरू कर देंगे, क्योंकि इनके पास जो स्लॉट अवेलेबल है वो सिर्फ जनवरी और मिड फरवरी की है। तो वही तो मेन उसी पे तो डॉक्टर्स ने, जो मेडिकल एसोसिएशन है उसने बड़ा तशवीश का इजहार किया है कि फरवरी बहुत खतरनाक होगा पाकिस्तान में। एग्जैक्टली, फरवरी बहुत, उसमें फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का टूर भी है, इसको भी मैनेज करना है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया के टूर से कोलिजन न हो, इसलिए इन्होंने इसको पीछे ले गए, जनवरी में ले गए कि जल्द करें। हो सकता है कि अगर इनको प्लेयर्स अवेलेबल हो तो हो सकता है कि ये जल्दी शुरू कर दें और इसको जल्दी खत्म करने की कोशिश करें। लेकिन क्या होगा कोरोना के बाद, क्या सिचुएशन होगी, ये बड़ा क्वेश्चन है, और कैसे इसको ये फेस करेंगे, ये भी पीसीबी और पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन हो गया। अच्छा सर, दीगर इंटरनेशनल इवेंट्स की आपने बात की, उसमें आपको पता है ये कुछ इवेंट्स अभी आपने खुद बताया कि जो उसके अंदर कुछ इश्यूज आए हैं, कुछ कोरोना केसेस भी आए हैं, तमाम तर चीजें। आपको लगता है कि इसी वक्त पीएसएल करवाना इज अ राइट डिसीजन, या मे बी ये आगे डिले हो सकता है? देखिए पीएसएल तो इनका एक आइकॉन भी है, और पीएसएल जो है पैसे कमाने का जरिया भी है इनका जो है। अच्छा, अब ज्यादातर आप टूर्नामेंट्स देखें जो हुए हैं, अगर वर्ल्ड कप को छोड़ दें यूएई का, उसके अलावा जितने भी टूर्नामेंट्स या मैचेस हो रहे हैं, टेस्ट मैचेस हुए हैं, वो ज्यादातर खाली स्टेडियम्स में। हो सकता है कि जब ये पीएसएल भी खाली होगा, एम्प्टी स्टेडियम में कराएं, उसमें पब्लिक ना हो, प्लेयर्स हों, और वो बायो सिक्योर बबल में हो। और उसके बाद अभी इन्होंने प्रोग्राम बनाया है कि लास्ट ईयर जो इन्होंने गलतियां की थी अब वो ना करें, क्योंकि लास्ट ईयर इन्होंने गलतियां की कि 2 मुख्तलिफ होटलों में टीमों को ठहराया था, फिर उसमें पब्लिक भी थी। अब इन्होंने प्रोग्राम बनाया है कि एक ही होटल को जो है वो पूरा बुक कर लेंगे, और उसमें प्लेयर्स के अलावा और पीएसएल से रिलेटेड लोगों के अलावा कोई उसमें नहीं, ना ग्राउंड में होगा, ना होटल में होगा, कहीं भी कोई नहीं होगा, ना ग्राउंड में ना होटल में। तो इनका ये प्रोग्राम है, ये चाहते हैं किसी तरीके से। देखिए इस वक्त जो राइट्स है, ब्रॉडकास्ट राइट्स, वही है असल चीज, पैसे तो वहीं से आने हैं। स्पॉन्सरशिप में इतने ज्यादा पैसे नहीं है इनके पास, उसके बाद जो इनके गेट मनी है स्टेडियम, वो भी इतने ज्यादा नहीं। तो असल ये है ब्रॉडकास्ट राइट्स, तो ये मैं समझता हूँ कि इनके लिए और इनके पास सिर्फ एक ही स्लॉट अवेलेबल है पूरे साल में, सिर्फ ये है। हैदर भाई मैं आपकी तरफ वापस आ रहा हूँ, हमें नसीम भाई ने भी ज्वाइन किया है, नसीम राजपूत साहब ने। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। सर ये क्या इशू है ये राइट्स का? पीटीवी एयरवाई ने मिलकर कुछ राइट्स ले लिए हैं और वो काफी सारे चैनल्स को उससे प्रॉब्लम भी हो गई है, तो जरा इसका एक्चुअल, अभी हैदर भाई ने हमें पूरी स्टोरी बताई है ऑन न्यूट्रल बेसिस। आप बताएं आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई कहीं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो खत लिखा है उसके सारे पॉइंट्स वैलिड है, या कोई और बात भी है जो शायद हमारी नॉलेज में नहीं है? मेरे ख्याल है अभी इस सिलसिले में बहुत कुछ आना बाकी है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अभी तमाम चीजें मुकम्मल हो गई हैं। मेरे ख्याल है इसमें राइट्स का मामला, फिर मुख्तलिफ चैनल, आपको पता है कि एक राइवलरी ऑलरेडी मौजूद है चैनल्स के दरमियान, ठीक है, तो उस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो बड़े ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं। अगर मीडिया ग्रुप की बात कर लेते हैं तो और लाजमी तौर पे अगर एक बड़े मीडिया ग्रुप को नहीं मिलता तो दूसरे मीडिया ग्रुप ले जाता है, तो कहीं ना कहीं उस एहसास को तो उजागर करना होता है। तो अभी मेरे ख्याल में भी इस सिलसिले में बहुत कुछ आना बाकी है। मलिक साहब, इस वक्त मेरी जाती राय में इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। ठीक है, अभी जितने भी नुकात ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से सामने आए हैं,
उसमें सदाकत दिखाई दे रही है, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें, मैंने इसलिए कहा कि इसके बाद भी बहुत कुछ आना बाकी है इस मामले पे। किस तरफ से कह रहे हैं आप, किस तरफ से आना बाकी है? मेरा ख्याल है पीसीबी की तरफ से या पीटीवी और एयरवाई की तरफ से या जियो की तरफ से, क्या लग रहा है आपको, किस तरफ से, एमनेस्टी की तरफ से मजीद? नहीं, ये मेरे ख्याल में अभी इस जानिब से, तीनों जानिब से कोई बात नहीं की जाएगी। अच्छा जी, अगर आप मेरी बात समझे, मेरे ख्याल में तीनों जानिब से बात नहीं की जाएगी। बात अभी आएगी इस सिलसिले में और वही क्लियरिटी होगी, और वो मेरे ख्याल में फिर ये मामला हमेशा के लिए दब जाएगा। अच्छा ठीक है। हैदर भाई कैसे देखते हैं इस कमेंट को? आप देखिए, मैंने भी ये कहा आपसे कि देखिए, ये इंतजार कर रहे हैं पीएसएल शुरू हो जाएगा। अच्छा। पीएसएल शुरू होने के बाद फिर कोई नहीं पूछेगा, पूरी कौम का ध्यान पीएसएल में लग आदमी जो है वो पीएसएल में इन्वॉल्व हो जाएगा। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है उसने लेटर लिखा है, आपको पता है कि कितने ऐसे और सारे मैटर्स हैं जहाँ पे घपले हैं और उसमें करप्शन है और सब चीजें हैं, तो किस पे अमल होता है? किसी पे अमल दरामद नहीं होता, किसी को अहमियत नहीं दी जाती है और सब चीजें जो है वैसी ही पड़ी रहती हैं। लेकिन बात तो वाज़ेह है कि कुछ ना कुछ तो है। अगर आप देखें, अगर कहीं से धुआं उठ रहा है तो कुछ तो आग लगी है, कुछ तो मसला है, तो कुछ है, कहीं ना कहीं तो कुछ है। और होता भी ऐसे ही, देखिए जब पैसों की बात होती है, प्रॉफिट की बात होती है, प्रॉफिट क्या, अब दुनिया की सबसे बड़ी आईपीएल है इस वक्त लीग, उसमें भी ऐसे प्रॉब्लम्स हर साल आते हैं। हर साल उनके, देखिए उनका सेक्रेटरी जो है वो फ्रॉड करके चला गया और वो दिलीप मोदी जो है, तो ये सारी चीजें जो है वो ऐसे इतने बड़े इवेंट में हमेशा इन्वॉल्व रहती है। लेकिन देखना यह है कि उससे पाकिस्तान को फायदा हो रहा है या नुकसान, ये सबसे अहम चीज है। ऐसा ना हो कि वो जो फायदा उठा रहे हैं वो कोई और लोग फायदा उठा लें और जो फायदा होना चाहिए था वो ना हो सके। ठीक हो गया भाई। अब ये आपको पता है कि ये दो मीडिया ग्रुप है, जैसे अभी नसीम साहब ने कहा कि दो ग्रुप बड़े मीडिया ग्रुप इन्वॉल्व है। पीटीवी को तो आप छोड़ दें, पीटीवी तो कोई मीडिया ग्रुप नहीं है, पीटीवी तो एक सरकारी टीवी है जिसको बस किसी तरीके से घसीट रहे हैं और चला रहे हैं। लेकिन ये दो, इनकी आपस में और भी कई जगह पे चप्पलेशें और कई जगह पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। ढके छुपे अल्फाज में उन्होंने कह दिया कि बहुत सारी चीजें भी निकल कर आएंगी बात। ठीक है नसीम भाई, आपके पॉइंट पे क्लोज करूंगा प्रोग्राम को। पीएसएल को होता हुआ देख रहे हैं आप? जनवरी की 24 अब तक जो मुझे डेट बताई, हैदर भाई ने बताई कि ये एक्सपेक्टेड डेट है। फिर फेब में आपको पता होगा मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से कहा गया कि फेब में पाकिस्तान में कोरोना केसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, अल्लाह न करे, लेकिन ऐसी कुछ सिचुएशन है। कैसे देखते हैं सर पीएसएल को इस स्टेज पे? देखिए, जिस तरीके से कोविड-19 के हवाले से मजीद गुफ्तगू सामने आ रही है, जी। तो फिर वो दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पिएगा। अभी वेस्ट इंडीज टीम अधूरा दौरा छोड़ के चली गई है, बिल्कुल। तो फिर तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लाजमी तौर पे सोचना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह ना करे ऐसी सूरत हाल हो। ये पीएसएल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत जरूरी है और इसका शेड्यूल पे होना भी उतना ही जरूरी है, लेकिन ये मुकम्मल होनी चाहिए मलिक साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि दरमियान में रुक जाए फिर दोबारा। वो भी हैदर भाई ये कह रहे थे कि खाली होगा, खाली होटल होगा, खाली स्टेडियम होगा, सब कुछ खाली होगा, बस ये होगा, लेकिन हो जाएगा मे बी। मैं कहता हूँ कि भले खाली हो, हम टेलीविजन पे बैठ के भी इंजॉय कर लेंगे, लेकिन अगर ये हो जाती है तो बड़ी बात है। लेकिन ये देखना होगा कि अगर कोविड की सूरत-ए-हाल के बाद प्लेयर्स कौन से आते हैं, तो ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक हो गया सर, मुझे देखना होगा। हेडलाइंस की तरफ बढ़ना है। बहुत शुक्रिया नसीम भाई, आपने ज्वाइन किया। हैदर भाई बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज बात की नस्ला टावर के हवाले से, मजीद उसमें डेवलपमेंट होगी, आगे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। पीएसएल के हवाले से क्या मामला है, हमने बड़ा न्यूट्रल होकर इस पर बात करने की कोशिश की है। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, उस पर हम बात करेंगे फ्यूचर में। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह कल आपसे होगी मुलाकात रात 10 बजे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। आसिफ मलिक को इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।